नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे करोड़ों का निवेश, बेहतर होगा प्रदेश। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब करीब 1 महीने का समय ही शेष बचा है। इन्वेस्टर समिट का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सीएम धामी के प्रयास और तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने विदेश के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में चेन्नई में रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 10,150 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। इसमें हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। बता दें कि अब तक 65,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। तो वहीं इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं और चेन्नई के बाद अब धामी सरकार बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो आयोजित करने की तैयारियों में लगी हुई है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन सभी राज्यों से भी करोड़ों के एमओयू साइन होंगे। भाजपा ने अब तक हुए 65,000 करोड़ के एमओयू को सीएम धामी की बड़ी उपलब्धि बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ के सरकार के लक्ष्य के सामने ये कुछ भी नहीं है और एमओयू धरातल पर उतर पाएंगे, इस पर विश्वास भी नहीं है, क्योंकि 2018 की समिट में भी ऐसे ही दावे पिछली सरकार ने किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार इस समिट के सहारे राज्य में बड़ा निवेश लाने में कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी ताकत के साथ व्यापक प्रयासों में जुटे हैं। सीएम धामी दुबई और अबू धाबी के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में भी रोड शो के जरिए निवेश लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सीएम धामी की कोशिश सकारात्मक रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में चेन्नई रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान कुल 10,150 करोड़ के एमओयू साइन हुए। इसमें हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर के निवेश प्रस्ताव शामिल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के तहत चेन्नई में आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न समूहों के निवेशकों को दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। वहीं राज्य की जनता मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों की भी सराहना कर रही है। इस तरह के रोड शो और इन्वेस्टर समिट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो होनी ही चाहिए। पर देखने की बात ये होगी कि वास्तविकता में धरातल पे ये कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये सिर्फ एक समिट और रोड शो बन के ही रह जाएगा। तो एंड रिजल्ट देखना पड़ेगा। अभी शुरुआती तौर पे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पर यह है कि अच्छी पहलें होनी चाहिए। इसी तरह के प्रयासों से ही कुछ नतीजे निकलेंगे। इससे प्रदेश को बहुत फ़ायदा होगा सर, और जो नवयुवक हैं उनमें भी एक ऊर्जा जाग रही है कि हम लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी देहरादून के लिए भी कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आज इतने का निवेश करा, इतने का निवेश करा। उससे बाहर की कंपनी वाले भी आएंगे और यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जिससे कि यहाँ के बच्चों में भी बहुत उत्साह है कि कल को चलो हमें भी काम मिलेगा। आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट से पहले धामी सरकार अब तक 65,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन कर चुकी है। वहीं इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए सीएम धामी प्रयास कर रहे हैं। वहीं चेन्नई के बाद अब धामी सरकार बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में भी रोड शो आयोजित करने की तैयारी में लगे हुए हैं। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इन सभी राज्यों से भी करोड़ों के एमओयू साइन होंगे। भाजपा ने अब तक हुए 65,000 करोड़ के एमओयू को सीएम धामी की बड़ी उपलब्धि बताई है।
जबकि कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2.5 लाख करोड़ के सरकार के लक्ष्य के सामने यह कुछ नहीं है और MOU धरातल पर उतर पाएंगे इस पर विश्वास भी नहीं है, क्योंकि 2018 की समिट में भी ऐसे ही दावे पिछली सरकार ने किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो कह रहे हैं कि 2018 में इन्होंने 1,25,000 करोड़ के MOU साइन किए थे। हम सरकार से पूछ रहे हैं कि उस MOU का क्या हुआ, कितने लोग आए, कितनों ने इन्वेस्ट यहाँ पर किया, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी, कितने लोगों को रोजगार यहाँ पर मिला, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में कितना बड़ा असर आया, एक बात। और दूसरी बात, आप अब कह रहे हो कि हम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टर यहाँ बुलाएंगे, इतना हम इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी देश विदेश तमाम जगह पर घूम के आ गए हैं, अभी तक केवल आपके पास 60,000 करोड़ के MOU ही आए हैं। देखिए, ऐसा ना, कांग्रेस को थोड़ा अपने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो मटिया पलित पूरी तरह से हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार 67,000 करोड़ से ऊपर के MOU इतनी जल्द ही साइन हो गए हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में जो हम लोगों ने एक मान के रखा है कि इतना हम लोग MOU साइन करेंगे, उतना हम लोग निश्चित ही भविष्य में करके ही दिखाएंगे, क्योंकि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो धरातल पर होकर दिखाएंगे, क्योंकि भाजपा सिर्फ कहती नहीं है, वो धरातल पर कर दिखाती है। देखिए, धामी जी के दौरे को लेकर के जो आपने बात कही है, इस पर हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि धामी जी पहले लंदन गए, फिर अबू धाबी, दुबई भी गए और अब साउथ के दौरे पर हैं, चेन्नई वगैरह। तो देखिए, इन्वेस्टर समिट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संजीदा नहीं दिख रही है, और जिस प्रकार से 2017 से अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, और धामी जी के जो दौरे हैं वो सिर्फ सैर सपाटा दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सीएम धामी की ही सकारात्मक कोशिशों का नतीजा है कि अब तक 65,000 करोड़ के MOU अब तक साइन हो चुके हैं। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष को इन MOU पर विश्वास नहीं है, साथ ही विपक्ष ने इन सभी MOU को नाकाफी बताया है। सवाल ये है कि क्या 65,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन करने से इन्वेस्टर समिट को सफल मान लिया जाए? आखिर क्यों विपक्ष इन MOU पर भरोसा नहीं कर रहा? इसके साथ ही क्या धामी सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपसे हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। PC थपलियाल साहब हमारे साथ में वरिष्ठ UKD के नेता हैं, और गिरधर शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत में संजीव वर्मा जी के साथ में करना चाहूंगी। संजीव जी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, मुख्यमंत्री के जो प्रयास हैं, मैं भी इस बात को कहूंगी कि देखिए वो अभी से एक्टिव हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अर्जुन की तरह ना सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और उसको लेकर निवेश प्रदेश में लाना है। लेकिन विपक्षी बावजूद इसके मुख्यमंत्री के इस कदम को भी कह रहे हैं, विदेश जाते हैं निवेश के लिए तो कहते हैं भाई विदेश यात्रा पर चले गए, विदेश से कैसे निवेश आएगा जब अपने ही प्रदेश में बहुत सी कमियां रह गई हैं, पहले उनको दूर करने की जरूरत है। क्या वजह है कि आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अपने प्रदेश के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके विपक्षी संतुष्ट नजर नहीं आते? संजीव जी। गरिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। संजीव जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है हम तक। इतनी शिद्दत आवाज नहीं आ रही। हेलो जी संजीव जी, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, कंटिन्यू। गरिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जो इतनी शिद्दत के साथ अपने प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए
उनको रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार चाहे देश के और विदेश के दौरे पर हैं। और अभी तक एक ये बहुत बड़ी सफलता 65,000 करोड़, जबकि अभी इन्वेस्टर जो मीट हमारा होने वाला है 8-9 दिसंबर को, उसमें लगभग 1.5 महीने का समय अभी शेष है। और जब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, और निश्चित ही हम उसको अचीव करेंगे, और न केवल उसको अचीव करेंगे बल्कि उस लक्ष्य को भी हम पार कर सकते हैं। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सार्थक पहल है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को पलायन मुक्त करने का एक बेड़ा उठाया है कि अपने प्रदेश का युवा अपने प्रदेश में ही उसको रोजगार मिले, अपने प्रदेश में उसको काम मिले, अपने प्रदेश के युवा को अन्य किसी प्रदेश में या अन्य किसी बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में ना जाना पड़े रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। स्टेट जीडीपी को डबल करने की दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार डे 1 से उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है और यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने का काम कर रही है, और जितना भी हमारा इन्वेस्टर है उसको एक तरह से भ्रमित करने का काम कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी जो प्रारंभ से ही उत्तराखंड विरोधी रही है, जिनके एक बड़े नेता ने ये कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, और उसके बाद वो पूरे 5 साल उत्तराखंड के ऊपर राज करके गए। मैं सोचता हूँ ऐसी कांग्रेस पार्टी जिनका दोहरा चरित्र है। और गरिमा जी, साथ ही ये भी आपसे बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। 1,000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज उत्तराखंड को ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि आपकी ओर से ठीक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी हैं उनको ये कदम जो है वो रास नहीं आ रहा है। सुनीता प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे पास में है। सुनीता जी, बहुत स्वागत आपका आज के हमारे कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से कह रही है कि भाई इससे फायदा नहीं होने वाला, क्या वजह है आखिर? एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश लाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने विदेशों में भी जाकर कोशिश की, अब अपने ही देश में कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों समस्या है कांग्रेस को? देखिए गरिमा जी, समस्या कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं है। क्यों समस्या होगी? अगर हमारे उत्तराखंड का विकास होता है तो कांग्रेस को तो सवाल फिर किस बात पर है? दूसरी बात है, आपने 18 में भी तो समिट किया था, उसका क्या रिजल्ट है पहले वो तो आप सामने रखिए ना। हम नहीं चाहते कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो। आप धरातल पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ की सड़कें ठीक नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बिजली, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं कितनी हालत खराब है कानून व्यवस्था की। आज महिलाओं को मार मार करके मुख्यमंत्रियों के आवास के बाहर फेंक के लोग चले जाते हैं। कितने बुरे हाल, जब कानून व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, सड़कें आपकी ठीक नहीं है, बिजली आप ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। आजकल तो नेट का जमाना है, हमको ढूंढने में आप इन्वेस्टर को बुलाते हैं, देहरादून चमका देते हैं, लेकिन आप नेट पे उत्तराखंड का सर्च कर सकते हैं कहाँ की रोड बंद है, कितनी रोड टूटी हुई है। तो ये जो ड्रामा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप धरातल पे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप जो इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो है टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और एमओयू साइन करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि धरातल पे वो लोग यहाँ पैसा लगाएंगे। ये तो एक सहमति पत्र है, उन्होंने आपसे वादा किया है, और वो आएंगे कि नहीं आएंगे इसका आप बताइए ना। कुछ तो इसका आप हमें प्रमाण दीजिए कि वो यहाँ पे आएंगे। आपने एमओयू साइन कराया और वो यहाँ पे इन्वेस्टर समिट वाले इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे, अपने यहाँ पे जो है अपना उद्योग लगाएंगे। ये इसकी तो कोई गारंटी होनी चाहिए ना। लेकिन सुनीता जी, ये कैसी आप बातें कर रही हैं? ये कैसी बातें कर रही हैं? यानी मतलब पूरे प्रोसेस को लेकर ही सवाल खड़े कर रही हैं। ऑफकोर्स अगर एमओयू साइन हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजों का कोई एग्जीक्यूशन तो नजर आएगा ना। इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट, खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं निवेशकों से मुलाकात के लिए, क्या सब कुछ हवा में तो नहीं हो सकता ना? 18 में हुआ था, इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के ही मुख्यमंत्री जी थे 18 में। और त्रिवेंद्र सिंह हल्के फुल्के ऐसे मुख्यमंत्री नहीं थे, काफी अच्छा मुख्यमंत्री उनको माना गया है।
तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाए और ये कर पाएंगे, अपने आप इनके सवाल अपने ऊपर उठा रहे हैं कि नहीं जी तब नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। मेरा हाँ। कहने का मतलब ये है कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ना किया जाए। आप अगर सच में जा रहे हैं तो उसको धरातल पे उतारने का जरूर आप इसको धरातल पे उतारे। और दूसरी बात यह है कि मैं नहीं मानती हूँ कि आपको जगह जगह जाकर के इन्वेस्टर समिट में जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे अच्छे उद्यमी हैं, उद्योग हैं, जो के अंबानी हो गए, आपके टाटा हो गए, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो वो भी यहाँ पे उत्तराखंड में आकर के, छोटा राज्य है हमारा, कोई बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं, छोटा सा राज्य है, उतने भी अगर हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर भी यहाँ पे आकर के ढंग से आकर के उद्योग लगाते हैं तो हमारे उत्तराखंड को बहुत राहत मिलेगी, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा। आपका कहना है कि आप पलायन रोकने मुख्यमंत्री जी पलायन रोकने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप मंत्रियों का तो पलायन रोक दीजिए, जो अपनी विधानसभा से जीत करके आते हैं वो वापस लौट के नहीं जाते हैं, सब देहरादून में बस जाते हैं। पहले आप मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों। आती हूँ संजीव जी, आती हूँ आपके पास। संजीव जी आती हूँ, मैं जवाब लूंगी आपसे। बोलिए आपके टाइम पे, अब आप बिल्कुल नहीं बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले मंत्रियों को, विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अधिकारियों को आप जो इनका प्लान रोकिए, जहां से उठ के आते हैं, जहां पे इनको जहां पे आपको ड्यूटी मिलती है वहां आप करें। सारे के सारे तो आप देहरादून में। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी, अरे राजधानी तो डिसाइड कीजिए पहले आप लोग। आपने जब आप कहते हैं कि अटल जी ने जो है हमको जो ये उत्तराखंड दिया, तो अटल जी ने राजधानी क्यों नहीं दी? छत्तीसगढ़ की राजधानी आपने दी, झारखंड की राजधानी आपने दी, तो उत्तराखंड से आपकी क्या दुश्मनी थी? क्यों सौतेला व्यवहार? आपने उत्तराखंड को राजधानी पहली निर्वाचित सरकार ये कर्तव्य आपका बनता था, ये कर्तव्य आपका भी बनता था, उस समय आपने क्यों नहीं किया? आप नहीं बोलेंगे, आप ठीक है संजीव जी मैं आऊंगी आपके पास, आपसे जवाब लूंगी, और मेहमान भी तो जुड़े हैं ना, मैं आपके पास जवाब लूंगी, तब जब आपके पास आऊं आप सब कुछ कहेगा। ठीक है सुनीता जी, ठीक है, आप कह रही हैं कि भाई इनका इतिहास जो है वो ठीक नहीं रहा, इनकी सरकार में पहले भी ऐसा हो चुका है और इसी के चलते विपक्षी जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आपके पास भी लौटेंगे, विपिन खन्ना जी को जोड़ लेते हैं। विपिन जी क्या कहेंगे, आप भी विपक्षी हैं सरकार के लिहाज से, बताइए। 1000 करोड़ का जो औद्योगिक पैकेज हमारी। सुनीता जी और संजीव जी प्लीज, अभी हो गया, और मेहमानों की प्रतिक्रिया लेते हैं, काफी वक्त हो चुका है, प्लीज आपके पास आऊंगी। संजीव जी मैं आऊंगी, संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए, सुनीता जी प्लीज आप शांत हो जाइए, विपिन जी आप बोलिए, विपिन जी बोलिए आप। देखिए गरिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि कड़वा अनुभव है उत्तराखंड की जनता को 2018 का, लेकिन मेरा मानना है कि अब 2018 का रोना ना रोया जाए और आज की बात करी जाए। देखिए ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी अपना विदेश दौरा कर रहे हैं और देश का भी दौरा कर रहे हैं, निवेशकों को भी रुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ढोल नगाड़े की तरह इसको ना पीटें, उस पर धरातल पे अगर काम हो तो मेरा मानना है ज्यादा विश्वास जताया जा सकता है, क्योंकि काम कम हो रहा है और ढोल ज्यादा पीटा जा रहा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि भाई निवेशकों को तो हम बुला रहे हैं, लेकिन इसको धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनको भी शंका है कि धरातल पर उतरेगा या नहीं उतरेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप निवेशकों को लेकर आ रहे हैं, निवेशकों से बात कर रहे हैं, एमओयू साइन करवा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि जो निवेशक एमओयू साइन कर रहे हैं उनको क्या उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति का पता है? उत्तराखंड के अंदर क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या है, वो उनको पता है? ऐसा ना हो त्रिवेंद्र रावत जी की तरह जो एक लाखों रुपया उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई का बर्बाद कर दिया गया, उसी तरीके से इस बार भी एमओयू तो साइन हो जाए लेकिन धरातल पर कुछ नजर ना आए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है जो आप जा तो रहे हैं, उनको लेके भी आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उतर जाएं तो मैं समझता हूं हम सवाल नहीं करेंगे, हम खुद इस चीज का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, उत्तराखंड के महिला शक्ति को सम्मान मिले, हम चाहते हैं उत्तराखंड का विकास हो। लेकिन जो कड़वा अनुभव हमारा उत्तराखंड का रहा है अब तक, और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले आप ये स्पष्ट करें कि आप कहां पर उद्योग लगाना चाह रहे हैं। क्या आप देहरादून, उधम सिंह नगर या हरिद्वार में ही उद्योग लगाना चाह रहे हैं, या फिर आप पहाड़ों पर पलायन को रोकने के लिए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आप पहाड़ों पर
कि अगर पहाड़ों पर आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो पहाड़ों की स्थिति तो आप लोगों को, सबको, हम उत्तराखंड के हर व्यक्ति को पता है कि स्थिति क्या है, क्योंकि आप सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं उन उद्योगपतियों को जिनसे आप एमओयू साइन करवा रहे हैं, लेकिन आज तक आप उत्तराखंड के लोगों को वो सुविधा नहीं दे पाए। वो बिजली, वो पानी, वो सड़क, वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य, कोई सुविधा आप आज तक उत्तराखंड के लोगों को नहीं दे पाए, जिस कारण से पलायन लगातार उत्तराखंड के गांव कस्बों से बढ़ रहा है। तो आप उनको सुविधाएं कैसे देंगे, या उनके आने से पहले आपने ऐसी सुविधाएं तैयार कर ली हैं? क्या आपने ये बताया कि उत्तराखंड में हमारे पास अगर एक महिला प्रसव पीड़ा के दौरान उसको गाड़ी नहीं मिलती, सड़क नहीं मिलती, हॉस्पिटल मिलता है तो उसमें सुविधाएं नहीं मिलती, उसको रास्ते में सड़क पर कहीं प्रसव करना पड़ जाता है, ये स्थितियां उत्तराखंड की है। ठीक है, हाँ संजीव जी आती हूँ। संजीव बीच में नहीं, देखिए एक साथ मैं आपके पास हूँ, आप सबके जवाब दे सकते हैं। तमाम इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं हर। संजीव जी बीच में जवाब नहीं देते, हर कोई आपको लेकर बोलेगा। संजीव जी गलत बात है ना, प्लीज संजीव जी। झूठ हाँ ठीक है, आप काउंटर करिएगा, मैं आपके पास आऊँ, आप अपनी बारी में सब बोलिएगा। आपके मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद है वहां का अभी 2 महीने पहले का प्रकरण है, जिसमें 4 पाइप पर एक प्रसव पीड़ा को ले जाया गया, उसको सड़क नहीं मिली। देखिए पहाड़ों पर स्थिति कैसी है उसको लेकर कई बार तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन एक तरफ विपक्षी ये भी कहते हैं ना कि पहाड़ों पर स्थितियों को बेहतर करें, दूसरी ओर आप ये भी कहते हैं कि स्थितियों को बेहतर नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पर उस हिसाब से देखना है, वहां पर बहुत कुछ नहीं लेकर जाया जा सकता। पहाड़ों का एक अलग एनवायरनमेंट है और उसको पूरी तरीके से मैदानी क्षेत्रों के बराबर डेवलप करना संभव नहीं है। ये भी बात कही जाती है कि एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। तय करोड़ों का निवेश बेहतर होगा प्रदेश को लेकर विस्तार से हमारी चर्चा हो रही है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, सीएम की मौजूदगी में ही रोड शो हो रहे हैं, अभी तक विदेशों में हो रहे थे, अब देश में हो रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपने हमारी चर्चा को भी सुना कि देखिए भाई जो विपक्षी हैं उनको इस चीज से भी समस्या है कि क्योंकि 2018 में कुछ नहीं हुआ, कहते ना कि दूध का जला छाछ पे फूंक फूंक कर पीता है। यहाँ स्थिति वैसी हो गई है कि मुख्यमंत्री लाख प्रयास कर लें लेकिन सवालों के घेरे में है, क्योंकि इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि आप पर सवाल उठने लाजमी है। क्या वजह है और क्या इस बार जो मुख्यमंत्री की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं वाकई प्रदेश के लिए लाभान्वित करने वाले हैं या सर सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? देखिए, हमें एक चीज स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री माननीय एनडी तिवारी जी यहाँ पे लाए थे, उस तरह की उद्योगों को लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वो इंडस्ट्री ऐसी थी जो प्रोडक्शन करती थी और कम लागत में ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। अब हम जो कर रहे हैं, ये अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि देखो पहाड़ों में ना स्वास्थ्य की सेवा है, ना वहाँ तमाम समस्या है, उन समस्याओं का हल जब 23 साल से सरकारें नहीं निकाल पाई तो उसकी ढूंढ में हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री चल पड़ा। पहले इंग्लैंड गया, उन अंग्रेजों के पास गया जिन्होंने इंडिया नाम दिया था, और हमने इंडिया को रिफ्यूज करते हुए भारत स्वीकार किया। उन अंग्रेजों के पास गए कि आओ देवभूमि में उद्योग लगाओ। फिर वे गए दुबई और अरब कंट्रीज, सुल्तानों के पास, जहां हमारी डेमोग्राफी यहां खराब करने के लिए हमने प्रोला में अपने सब पैर फोड़ दिए थे कि यहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, तो उन सुल्तानों को हम बोले कि आओ हमारे यहाँ उद्योग लगाओ। और ऐसा सा लग रहा है हमें जैसे कि हमारी बेइज्जती हो रही है कि हम बिल्कुल ऐसे नालायक औलाद हैं उत्तराखंड की जो इस राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम इवन आज जो डिस्कशन होना था, आज डिस्कशन उन एमओयू का नहीं होना चाहिए था कि जो अभी तक हो चुकी हैं। इस समय जो तमिलनाडु में गए हमारे मुख्यमंत्री जी, उसका पूरा ऑपरेशन अगर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कोई प्रवक्ता होते उसका ऑपरेशन करते, जलने देते अब विपक्ष को, उनकी मुंह में दही जमने देते। पर जो 25 में कर रहा है मुख्यमंत्री, उसकी थोड़ा ये भी सीढ़ी तो बता देते कि क्या करने जा रहा है। आज जो वहां तमिलनाडु में एमओयू हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से अरोमा पार्क बनाने के लिए, यानी हम लोग अरोमा पार्क नहीं बना सकते,
वहां पे अपोलो होटल से एमओयू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्स ये जितने हैं एम्स ये सब फेल हो चुके हैं, सिनर्जी वगैरह सब बकवास है। अपोलो को हम वहां से मद्रास से लाएंगे, दिल्ली का अपोलो ये बकवास नहीं। ऊषा बरेको को मिलने हम इंग्लैंड जाते हैं, हम ऊषा बरेको जो उत्तराखंड में काम कर रहा है उसको नहीं मिल सकते हम, जिसका आज लोग वे चल रहे हैं चंडी देवी में, मनसा देवी में, उस ऊषा बरेको को हम वहां जाके मिलते हैं, इंग्लैंड में जाके एमओयू। ओ बाबा, तो इन तमाम सवालों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि देवभूमि की जनता के साथ कहीं ना कहीं एक खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो एक बहुत शानदार क्रिकेट, महाराणा प्रताप क्रिकेट ग्राउंड दिया था, ओएनजीसी ने पैसे लगाए थे, इन्वेस्ट किया था ओएनजीसी ने, और अब बाबा बागेश्वर के हवाले कर रहे हैं। हमारे बच्चे रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और वहां पे बाबा बागेश्वर हमें ज्ञान देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे जिस ज्ञान से उत्तराखंड में एक पापा। फिर उसके बाद आप ये देखिए रामेश्वरम, अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बीच में न रोके और ये बता दे कि इनका मुख्यमंत्री रामेश्वरम, केदारनाथ और आदि बद्री को कनेक्ट करने जा रहा है, कनेक्ट, ये बता दें किस तरह से कनेक्ट करेगा। इन जब प्रधानमंत्री संजीव जी मैं आ रही हूँ आपके पास, संजीव जी मैं आ रही हूँ आपके पास। क्यों बात करते हो? मैंने आपको कितनी बार बोला है, आदि बद्री की बात कही थी। देखो ये आदि बीच में बोलता है, तो मैं अगर संजीव जी मैं आती हूँ ना आपके पास, आप अपनी बात को पूरा रखिएगा, लेकिन कम से कम सारे पैनलिस्ट की बात को सुना जाएगा ना। मंत्री जी के लिए आप में बात करेंगे क्या? हाँ ठीक है। और थपलियाल साहब आप भी थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए ना किसी को लेकर। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। और संजीव जी मैं आती हूँ आपके पास। ये आदमी बोलने देता, हमेशा बोलता बदतमीज। ठीक है, आप अपनी बात को करिए। देखिए ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए, और आप लोग थोड़ा नेशनल टीवी पर बैठे इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, थपलियाल साहब बोलिए, कंटिन्यू करिए, आप मुद्दे पर आइए। थपलियाल साहब, अब आपको संजीव जी के बारे में बात करनी है या मुद्दे पर बात करनी है? मैं आगे बढ़ूं? थपलियाल साहब मुद्दे पर आइए। केदारनाथ को कैसे जोड़ने जा रहा है पता नहीं। ठीक है, सवाल जो आज गुजरात में हुए हैं उनको एक भी कनेक्ट बता दे, मैं इसके पांव दोनों के पीऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, आऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में गिरधर शर्मा जी। गिरधर जी बहुत स्वागत आपका, आपने चर्चा सुन ली है, मैं आखिर में आपके पास आई हूं ताकि आप निष्कर्ष भी निकाल सके। विपक्षी कह रहे हैं कि भाई 2018 में हमने देख लिया, आपने जो करना था आपने जो किया, अब आपकी मंशा अभी भी हमें वैसी ही लग रही है। भले ही मुख्यमंत्री अच्छे कदम उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री देखिए अभी से एक्टिव हैं, भले ही अभी समय है इन्वेस्टर समिट को लेकर, लेकिन विदेशों में गए और उन्होंने ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उन्होंने दौरा किया, वो हजारों करोड़ के एमओयूज लेकर आए हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ तक कि सुनीता जी तो कह रही है कि भाई हम कैसे मान लें कि पूरा होगा भी, एमओयू साइन कर देने पर से थोड़ी उद्योग लग रहा है। क्या ये भी होता है? क्या ऐसा संभव है? जी गरिमा जी, मैं कह रहा हूं कि विपक्षी भी अपनी जगह सही है और बीजेपी की पार्टी भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ये कहा जाता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। एक बार एमओयू साइन करीब 1.5 लाख करोड़ के हुए हैं त्रिवेंद्र रावत सरकार में, और वो धरातल पर कम ही उतर पाए, मतलब ना के बराबर ही उतर पाए। तो विपक्ष का आरोप लगाना या विपक्ष का संशय में होना कोई जायज, मतलब नाजायज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए प्रयास न किए जाएं। क्या मतलब ऐसा छोड़ दिया जाए कि अगर माना पूर्व में नहीं हुए तो क्या छोड़ दिया जाए इस बात को और आगे ना बढ़ा जाए, कदम आगे ना बढ़ाया जाए प्रदेश की तरक्की के लिए? ये भी न्यायोचित नहीं है। युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं कि चलो प्रयास कर रहे हैं, और अभी तो उनके कई साल पड़े हैं। त्रिवेंद्र जी को तो उसको धरातल पर उतारने के लिए समय नहीं मिल पाया, उसके बाद वो हटा दिए गए थे, लेकिन अभी इन पे के पास समय है, और अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो इसको ही सराहना करनी चाहिए। क्योंकि जब ये विदेश में जाएं चाहे देश में जाएं, अगर प्रयास नहीं करेंगे, मैं मानता हूं कि पूरा प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करेगा आदमी तो कैसे सफलता मिलेगी? कोई भी खिलाड़ी अगर माना रेस में फर्स्ट नहीं आया तो अगली बार रेस में फर्स्ट आने के लिए उसे फिर भागना पड़ेगा ना, फिर उसे दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर उसे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसे कोचिंग देनी पड़ेगी। तो
ये नहीं कि आप प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। भारत, उत्तराखंड की जो जवानी है, उत्तराखंड की जो पानी है, वो बहता जा रहा है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सरकार से भी और बीजेपी के प्रवक्ता से भी कि वो सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि हमारी जो योजनाएं हैं वो बॉर्डर एरिया तक जाएं, जहां पर कि बॉर्डर एरिया खाली हो रहे हैं और खाली होने के उसमें है। तो अगर ऐसी योजनाएं भी आए जो देहरादून, रुद्रपुर या सहसपुर या सेलाकुई ऐसी जगह पर ना बने, बल्कि ऐसी भी कुछ योजनाएं आए जो कि बॉर्डर एरिया कवर करें, ताकि जो है वहां का हमारा जो नौजवान है, बॉर्डर्स हमारे सिक्योर रहे, वहीं पर गांव में बसावट हो, लोग वहीं पर उन्हें रोजगार मिले। तो अगर बॉर्डर एरिया पे काम होगा तो हमें चीन, नेपाल, पाकिस्तान सबसे सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वहीं पर रोजगार होगा तो लोग वहां पर रुकेंगे, बॉर्डर हमारे आबाद रहेंगे। इस तरह की योजनाओं को भी उनको विशेष रूप से उसमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, माहौल क्या है, अगर कोई देखिए कोई भी कोई योजना करोड़ों रुपए लगाएगा, माना MOU साइन हो रहे हैं, कोई योजना लगाएगा तो वो अपने पर्यवेक्षक भेजेगा ना अपने पर कि मुझे जो सरकार ने कहा है उसमें कितना दम है, वो भेजेगा ही। अपने इंजीनियर को भेजेगा, अपने CEO को भेजेगा, अपने कंपनी के लोगों को भेजेगा। अगर वो देहरादून आ जाएगा ऐसे टाइम पे जहां पर कि वो सारी सड़कें देखेगा, सारा माहौल देखेगा, इधर उधर सड़कें देखेगा, तो ऐसा माहौल जरूर बनाया जाए कि जब कोई आए तो बुलाना ना पड़े बल्कि खुद आ जाएं। ऐसा भी माहौल बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं, अगर जहां पर धरातल पे भी अगर अच्छे ढंग से काम हो जाए, अच्छे ढंग से सड़कें हो, अच्छे ढंग से प्लॉटिंग हो जो उनको देनी है, सरकार तो उन्हें दे रही होगी, कुछ ना कुछ कह रही होगी कि हम आपको ये देंगे, हम आपको सुविधा देंगे, हम आपको बिजली तुरंत देंगे, हम आपको कनेक्शन देंगे, हम आपको जमीन देंगे, कुछ ना कुछ तो कह रही होगी, तभी योजनाएं आएंगी। लेकिन उसको दिखाई भी देना चाहिए सड़कों पर। तो मेरा सुझाव है अच्छा, आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे गिरधर जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर से कमी रह जाती है, वो एक प्लान करते हैं लेकिन विपक्षों को उस प्लान को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते या अपनी बात आम जनता तक भी नहीं रख पाते। क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, लेकिन इवेंट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी लगातार पूरे इवेंट को लेकर ही, इन्वेस्टर समिट को लेकर ही सवाल कर रहे हैं। क्या अगर आप इतना कुछ कर रहे हो प्रदेश के लिए तो उस बात को ठीक तरीके से क्लैरिफाई तो करो ताकि आम जनता आपकी बात को समझ सके। देखिए, क्लैरिफाई तो जिस दिन सबमिट होगा तभी होगा ना कि क्या कौन कौन आए हैं, कौन कौन नहीं आए। हो सकता है आप बुलाओ तो खूब ज्यादा और आए कुछ कम लोग, क्लैरिफाई तो उसी दिन होगा। लेकिन अच्छा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि वे, जैसे अभी थपलियाल जी ने बहुत अच्छी बात की कि अगर उषा ब्रेको से करना ही था तो इंडिया में ही कर लेते, विदेश में करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अगर वो विदेश में उसका मालिक है और वहां पर था बाई चांस, वो मिल गया होगा या जो वहीं से योजना शुरू हुई होगी, उसमें क्या बुराई है। उषा ब्रेक को यहाँ से करें, उन्होंने तो विदेश गए ही थे ना, अरब कंट्रीज तो गए ही थे। अब वो वहां पर से कहते भी तुम इंडिया आओ तब मैं तुमसे बात करूंगा, ये कोई न्यायोचित नहीं है। जब वहां पर थे वहीं पर ही उनसे बात हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस तरह की बात करें कि भाई वो वहां पर क्यों कर लिया उन्होंने। लेकिन देखिए, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। आप प्रयास जब तक कहते हैं ना, चींटी जब दीवार पे चढ़ती है तो बार बार गिरती है। बिल्कुल, और देखिए प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन विपक्षों को भी सोचना चाहिए कि देखिए अगर सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है तो कम से कम उसके पूरा होने का इंतजार करें। तुरंत ही किसी भी कदम को सिर्फ अगर इस नियति के साथ आप कुछ भी कह देंगे कि भाई आप विपक्षी हैं, आपको सरकार के हर नीति का, हर एक्शन का विरोध करना है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इंतजार करिए कम से कम। और अभी तो पूरा सच निकलकर सामने ही नहीं आया, अभी से विरोध विपक्षों का इतना जोर शोर के साथ में हो रहा है, तो सवाल तो भाई सत्ता वाले भी करेंगे कि भाई इतना विरोध क्यों। खैर, संजीव जी के पास जाएंगे। संजीव जी, एक तो आपको जो सभी के जवाब में कहना था वो आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरा ये भी कि देखिए अभी बहुत सी बातें निकलकर सामने ऐसी भी आई कि आप कह रहे हैं कि निवेश लेकर आएंगे, लेकिन ये निवेश उत्तराखंड में कहां पर है और इस निवेश से प्रदेश को किस तरीके से फायदा हो सकता है। एक तो रोजगार की समस्या होगी, अगर स्थानीयों को रोजगार मिलता है तो ये समस्या का हल होगा, लेकिन दूसरा जो पलायन को रोकने की बात आपकी ओर से कही जा रही है कि इससे पलायन रुकेगा, वो कैसे? क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ज्यादा पलायन है मैदानियों के अपेक्षा। तो ऐसे में ये जो रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं ये पहाड़ियों को मिलेंगे या मैदानियों को मिलेंगे, इसको भी तो सोचना पड़ेगा ना, अगर अपने प्रदेश के लिहाज से आप ये कदम उठा रहे हैं तो। गरिमा जी, देखिए आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जो जिस नेचर की इंडस्ट्री है, हाँ, अगर वो मैदानों में लगाने के लायक हैं तो मैदानों में लगाई जाएंगी, तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई जा सकती हैं। हाँ। वो पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई जाएंगी।
और अभी जैसे हमारी सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना होम स्टे के यहाँ पे लागू की गई है, जिसमें अभी तक 4200 यूनिट्स दर्ज हैं। और आप ये देखिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा था, नारा भी हम इसे कह सकते हैं और ये एक मोटिवेशन भी कह सकते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था कि आप जॉब सीकर मत बनिए, बल्कि अब जॉब गिवर की भूमिका में आए। तो जो हमारा होम स्टे योजना परियोजना है, वो इसी दिशा में हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि दूर अंचलों में, सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पे लोगों ने अपने जिनके 4-4, 5-5 घर में कमरे हैं, उन्होंने उनको एक होम स्टे का रूप देते हुए उसको होम स्टे बनाया। और आसपास के जो वहीं के स्थानीय युवा हैं, किसी ने 4 लोगों को साथ में अपना रोजगार दे रखा है, किसी ने 6 को दे रखा है। अब यदि हम 4200 को क्यूमुलेट करें 6 से भी, तो ऐसे में लगभग 25,000 युवा अपने घर बैठे रोजगार प्राप्त करने। इसी प्रकार से जो हमारी सरकार की जो योजना है, वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मेडिसिटी और एक मेडी टूरिज्म। अभी जैसे मेरे बड़े भाई सफलियाल जी कह रहे थे कि आप अपोलो यहाँ लेके आ रहे हो, लोग दिल्ली में क्यों नहीं जाते? अरे आप दिल्ली के एम्बेसडर बन के बात करोगे क्या? आप देखिए गरिमा जी, अभी आपने देखा होगा जैसे मेदांता है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जेपी हैं और बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनमें तमाम विदेशी जो उपचार करने के लिए आते हैं, तो वो बहुत बड़ी एक फॉरेन करेंसी भी वहां पर देते हैं। और रोजगार का भी एक बड़ा साधन वहां पे उपलब्ध हो रहा है। और देश को जीएसटी और अन्य माध्यमों से टैक्सेस में के बेनिफिट मिलते हैं। और इस तरह की यदि यूनिट्स हमारे उत्तराखंड में आती है, तो उससे भी आपको आपत्ति है। आप चाहते क्या हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। आप उत्तराखंड को समृद्ध होते नहीं देखना चाहते, उत्तराखंड की स्टेट जीडीपी को डबल होते नहीं देखना चाहते। लेकिन सर होता क्या है ना कि आप जो बातें कह रहे हैं, ये सब यही चाहते हैं असल में। अगर सबकी व्यक्तिगत बात पूछी जाए तो आप जो बातें बता रहे हैं, सब यही चाहते हैं, सब यही कहते हैं, लेकिन होता नहीं है ना। आप भी ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, और अगर जब इनके पास जाओगे ना, तो इनके पार्टी के जो घोषणा पत्र होते हैं, अधिकतर बातें लगभग सब में कॉमन ही होती हैं, सब प्रदेश के हित की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा होता है, तब सवाल उठ जाते हैं। गरिमा जी, हाँ गरिमा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमारी कसनी और करनी में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारी जितनी भी योजनाएं होती हैं, हम जिस रोज किसी योजना का शिलान्यास करते हैं, जिस उसका आरंभ की घोषणा करते हैं, उसी रोज हम उसके उद्घाटन की तारीख भी निश्चित कर देते हैं। मैं आ रही हूँ, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ, इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। इतना समय लगने वाला। हम पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं करते कि शिलापट लगाया और भूल गए। आज भी आपको ऐसे ऐसे शिलापट दिखाई देंगे जो 10, 15, 20 साल पुराने हो। और अभी मैं इसके केवल तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी लखवाड़ परियोजना, जिसको 14 साल तक कांग्रेस की सरकारों ने अटकाए और लटकाए रखा। अभी नहीं, देखिए परियोजना, देखिए संजीव जी, ठीक है आप कांग्रेस की गिना सकते हैं चीजों को, लेकिन कई ऐसी परियोजनाएं आपकी ओर से शुरू की गई लेकिन पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे उसमें स्मार्ट सिटी सबसे बड़ी है, उसको लेकर तो न जाने मैंने खुद कितनी चर्चाएं की हैं, लेकिन उससे समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं हुई हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में एक हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के सोचते हैं और उत्तराखंड को नई नई सौगात देने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार सेंटर से नई नई योजनाएं ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे और भी बातों को आपके हम सुनेंगे। ठीक है, उससे पहले सुनीता जी के पास जाएंगे। हाँ सुनीता जी, आप कुछ कह रही हैं? ठीक है, देखिए आप बीच में बोलती हैं, तब इसे कहती हूँ ना कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपका मौका है तो आप कह रही हैं चुप कराइए, और खुद आप बीच में भी बोल रही थी। चलिए शुरू हो जाइए, बोलिए।
देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैम कि जैसे पहले अभी भी 18 में जो इन्वेस्टर समिट आया था तो क्यों नहीं आया, जैसे हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि वो अपने लोगों को भेजते हैं ना धरातल पे देखने के लिए कि वहां पे हमारा उद्योग लगाना ठीक है कि नहीं, कैसा है वहां पे। इसीलिए अभी भी आप जो है ये पैसा जो इस समय आप बाहर जाने में दौड़ों में लगा रहे हैं, उस पैसे की, उस टैक्स पैसे की जरूरत थी हमारे उत्तराखंड को थी। वो पैसा आप कम से कम, तो मैम ये जो काम किया जा रहा है ये भी तो उत्तराखंड के लिए है ना, आपको लग रहा है कि या किसी और प्रदेश के लिए है? 10,500 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, तो इससे किसको फायदा होगा? विकास नहीं होना चाहिए, यहाँ रोजगार नहीं आना चाहिए। संजीव जी बीच में नहीं, संजीव जी प्लीज, संजीव जी ऐसे प्रॉब्लम होती है, आपकी आवाज नहीं आती है। ठीक है सुनीता जी आप बोलिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरा इनसे पूछिए, आप गरिमा जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इनसे पूछिए नहीं मैं पूछ रही हूँ, यहाँ उत्तराखंड का विकास नहीं होना चाहिए। नहीं मैं वही तो कह रही हूँ ना कि भाई ये अगर वो कह रही है कि उत्तराखंड के लिए इन पैसों को होना चाहिए था, लेकिन अगर निवेश आएगा तो फायदा भी तो उत्तराखंड के लोगों को ही होगा ना, ये फायदा किसी और को तो नहीं होने जा रहा। अब संजीव जी प्लीज आपसे विनती है बीच में मत बोलिएगा, आपके पास आऊं तभी बोलिएगा, जल्दी से, समय कम है। सुनीता जी प्लीज बात को जल्दी से शुरू करिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले जो है यहाँ पे शासन करने का, मैं इनसे बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे भाजपा को मौका मिला था, ये चाहते तो राजधानी बना सकते थे। इन्होंने सिर्फ जो एक गंदी परंपरा जो है मुख्यमंत्रियों को बदलने की, और 9 मुख्यमंत्री ने प्रदेश हमारे राज्य को दिए, छोटे से राज्य को, इन्होंने ये किया। आज सारा का सारा उत्तराखंड में जो भी गलत हो रहा है, जो नहीं हुआ है, जो परंपरा डाली है, वो सब भाजपा की डाली है। अगर ये इनको पहले जैसे इनको मौका मिला था और उस समय निर्वाचित सरकार आपकी थी मैडम। संजीव जी प्लीज, संजीव जी प्लीज। 1.5 साल का आप अपने कृत्यों का आप जो है ठिकरा कांग्रेस के ऊपर मत छोड़िए ना। आपने राजधानी दी लोगों को, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का काम आपने किया, कुछ भी अच्छा आपने नहीं किया। तिवारी जी आए, लेकिन मौका ऐसा नहीं है। लेकिन सुनीता जी माफी के साथ रोक रही हूँ, लेकिन मौका ऐसा नहीं है कि जनता ने आपको नहीं दिया था। कम से कम बीजेपी और कांग्रेस तो ये बातें ना करें। अब जैसे विपिन जी बैठे हैं, भाई अभी जनता ने स्वीकारा नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ कि पहला मौका इनको मिला था, और जो परिसंपत्तियां हमारी आज भी लटकी हुई हैं, जो राजधानी का मुद्दा था, ये सब इनको करना चाहिए। सर नहीं, क्यों सुनीता जी वो मुद्दे उठाइए जिस पर आप खुद ना घेरी जाएं, वो मुद्दे उठाइए। मैंने पहले भी कहा ना कि ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला, चाहे वो भू कानून हो या परिसंपत्ति का हो या फिर स्थायी राजधानी का हो, आपको नहीं मौका दिया जनता ने। आप और बीजेपी वाले क्या ही बोलेंगे। आप मुझे इतना रोक रही है, मुझे सफाई तो देनी दीजिए ना। नहीं आप सफाई दीजिए, लेकिन आप वो बातें बोलिए जो आप ऊपर ना होती हो। आप सुने ना, क्यों नहीं होता? नारायण तिवारी जी ने था, चौमुखी विकास हुआ है। आज ये कहते हैं कि उन्होंने लास्ट के पे उन्होंने पूरा एक उत्तराखंडी होने का परिचय दिया, और आज ये छू भी नहीं सकते उनके विकास को। जो विकास, जो उन्होंने उद्योग धंधे यहाँ पे लगाए हैं, वहां पहुंचे भी नहीं है। उसके बाद फिर खंडूरी जी की सरकार आई, फिर इनका यही रवैया रहा। आप हमारी बात करते हैं, लेकिन परंपरा तो इन्होंने डाली है। उत्तराखंड को गर्त में भाजपा ने डाला है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं आप कह सकते कि हमें मौका मिला, शुरुआत इनकी की हुई है, और आज इनकी सरकार है। आज ये अपने सारे कलंक जो इन्होंने नहीं किए थे धो सकते हैं, लेकिन भू कानून नहीं दे रहे हैं। ठीक है सुनीता जी, ठीक है हो गया आपका। आगे बढ़ूं। लेकिन देखिए आप कह रहे हैं कि भाई शुरुआत इनसे हुई, अभी भी इनकी सरकार है, हम बीच में थे तो हमारे पास कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर ये दोषी हैं तो दोषी आप भी हैं, क्योंकि आपको मौका दिया गया तब आपने कुछ नहीं किया, और अब आज आप बीजेपी वालों से सवाल पूछ रहे हैं। अरे आपको भी तो करना चाहिए था ना कदम। आप चाहते तो आपको भी खूब मौका मिला, तब जाकर जनता ने नकारा। गलत बात है। ठीक है, यूकेटी से थपलियाल साहब के पास जाएंगे। थपलियाल साहब, ठीक है सुनीता जी हो गया। थपलियाल साहब, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये इतिहास रहा था। इस बार रिकॉर्ड टूटा, बीजेपी रिपीट हुई, लेकिन दोनों को बराबर जनता ने मौके दिए। आपको लग रहा है कि जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार दोनों हैं, एक पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है? तभी तो सब कुछ जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सारा व्यवस्था जो पहाड़ों में है, पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, क्योंकि 23 साल तक सरकारें ऐसे उद्योग नहीं खोल पाए पहाड़ों में, तो उसके लिए एसओसी जो हमारे मुख्यमंत्री है तभी तो जा रहे हैं वो जगह। और जब जा रहे हैं तो उसमें जो विश्लेषण करना था, जो अभी हमारे वो कह रहे हैं, गिरिधर शर्मा जी ने कहा कि ऊषा ब्रेको शायद वहां इंग्लैंड में रहा हो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ऊषा ब्रेको के साथ जो हरिद्वार नगर निगम है तो दोनों उसकी लड़ाई हो गई थी। वो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन जो क्रिया थी उनको उनका पूरा डिटेल नहीं मालूम, इसलिए उन्होंने मेरे को नकार करने के लिए बोल दिया कि साहब शायद वहां रहा होगा उस सब को कम। ये सवाल यहां नहीं होता, क्योंकि जो पोमा कंपनी है, पोमा कंपनी से 25-30 साल पहले मैं हमारे आगे पीछे घूमती थी सर बोल के, जब औली में हम लगा रहे थे
अपना रोपवे, बहुत 25-30 साल पहले। तो मैं कहने का मतलब ये है कि तुम छोटी चीजों को बहुत बड़े ढंग से कह के ये मत कहो कि साहब ये हो गया। अभी जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि साहब इनको बड़ी चिढ़ हो रही कि नहीं हो रहा है। अब आप मैडम एक चीज देखो, अपोलो एक चीज तो हम जितने पैनलिस्ट हैं हमको समझना चाहिए, जो ये इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है ये केवल पहाड़ों के लिए हो रही है, क्योंकि जो उद्योग है, उद्योग पहाड़ों में नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए रॉ मटेरियल पहाड़ में अवेलेबल नहीं है। इसलिए पहाड़ से प्रोडक्ट को लाना और वहां कच्चा माल पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए सर्विस सेक्टर की लाइन माननीय मुख्यमंत्री ने चुनी है, और सर्विस सेक्टर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को थाईलैंड बनाएगा। थाईलैंड इसलिए बनाएगा कि बड़े बड़े पूंजीपति ही उन होटलों में रह पाएंगे जिन होटलों से मेरा मुख्यमंत्री बात कर रहा है। उन स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे जिन स्कूलों को, ऑक्सफोर्ड को मेरा मुख्यमंत्री यहां ला रहा है, तो मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, मेरे बच्चे अपोलो में हॉस्पिटल की लाइन में लगेंगे। वहां हमें चाहिए सरकारी स्कूल, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक चाहिए मैडम, हमें अपोलो हॉस्पिटल नहीं चाहिए। हमें वो रोपवे की जो बातें हैं, रोपवे में कितने आज हमारे घोड़ा, खच्चर, टंगी वाले सारे सड़क में बैठ जाएंगे। हम तो पूरी 100% प्लान होगा जब इनका सर्विस सेक्टर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एंटर करेगा, और हमारी जो स्थिति होगी फिर हर वेलनेस सेंटर में अंकिताएं पैदा होंगी, और अंकिताओं को कभी न्याय नहीं मिलेगा जैसे न्याय अभी नहीं मिल रहा। ठीक है विपिन जी के पास, ठीक है थपलियाल साहब और लोग हैं, विपिन जी के पास जाते हैं। विपिन जी देखिए, यही चीज मैंने कही ना कि अभी थपलियाल साहब से भी वही सवाल था कि रिपीट होते रहे कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, इस बार बीजेपी को दोबारा मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी भी विपक्ष में है बीजेपी के उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी क्योंकि राजनीति में अब अपनी जमीन तलाशना शुरू कर चुकी है, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है सर, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जो मुख्य समस्याओं में से एक है बहुत बड़ी पलायन उत्तराखंड के लिए, वो कम हो जाएगी इस एमओयू के साइन होने से या फिर इस समिट के हो जाने से? क्योंकि थपलियाल साहब तो कह रहे हैं कि भाई ये पहाड़ों के लिए है, अगर पहाड़ वालों को रोजगार मिलने शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में ही, अगर मैदानी इलाकों में भी मिलता है, तो वो पलायन नहीं होगा कि भाई दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में जाकर लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। गरिमा जी 15 सेकंड लूंगा। हाँ जल्दी से सर। ये मात्र और मात्र 2024 की तैयारी है और जनता को गुमराह करने की तैयारी है, केवल वोट की तैयारी है। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपको शायद 2014 याद होगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब उत्तराखंड में जुमला दिया जा रहा है कि इन्वेस्टर आने वाले हैं, क्योंकि 2014 हमें याद है जो अच्छे दिन आए हैं। 2 करोड़ जब सरकार में आए तो पकोड़े का कारोबार बताया गया युवाओं को, किसानों का अत्याचार, 800 किसानों को शहीद करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमें याद है। ये केवल और केवल जुमलों की सरकार है। और ठीक है, यानी आपको लग रहा है ये चुनावी एजेंडा है और चुनावी तोहफा है, इसी के चलते ये पिटारा जो है वो खुलने की ओर लग रहा है। बातों की चाशनी में बातों की जलेबी बनाकर चाशनी में डुबोकर अगर कोई पेश कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उसका सीधा उदाहरण ये है कि अभी वर्मा जी ने आपकी डिबेट पे ही 25,000 युवाओं को रोजगार दे दिया, उन्होंने रोड मैप बना दिया। तो आप जो डिबेट पे ही 25,000 का रोजगार दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। यानी आप यही कहना चाहते हैं ना कि भाई चुनावी एजेंडा है, चुनावी मुद्दा बनाकर रख रहे हैं, चुनाव में फायदा हो सके, इसी के चलते सब कुछ हो रहा है। ठीक है, खैर वरिष्ठ पत्रकार उनके पास जाएंगे, गिरधर जी के पास, विपिन जी लौटेंगे आपके पास। गिरधर जी, बीजेपी के बारे में एक चीज काफी वो रही है कि बीजेपी कुछ भी करे उसको इवेंट बहुत अच्छा बनाती है। वो कहते हैं ना कि अपनी परफॉर्मेंस से पैसा वसूलना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बीजेपी वाले, इस बात को विपक्षी मानते हैं। और देखिए विपिन जी ने बातों बातों में कह दिया कि कैसे पेश करना है अपनी बातों को, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता, और जनता इस चीज को पसंद करती आई है, आगे भी करेगी, क्या है वो तो खैर बीजेपी वाले जाने। लेकिन इस इवेंट को विपक्षियों की ओर से ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट की तरह रहेगा, ये 24 की तैयारी है, ये चुनावी तोहफा है, चुनावी पिटारा खुलने वाला है, क्या आप इसको सच मान रहे हैं? देखिए जाए, चुनाव तो हमेशा आएंगे, अभी राज्य के आएंगे, नगर निगम के आएंगे, फिर जिला परिषद जिले के आएंगे, जिला परिषद के पंचायत वाले चुनाव आएंगे, तो ये चुनाव तो होते रहेंगे। क्योंकि भारत देश में चुनाव हर थोड़े दिनों में होते हैं, तो कुछ ना कुछ जब भी कोई कार्य कोई करेगा तो उसे चुनाव से जोड़ा जाएगा विपक्षियों द्वारा, और जोड़ना भी
उनका स्वाभाविक नेचर है भी, जो भी सरकार कुछ करेगी उसमें अगर कुछ कमियां होंगी तो वो विपक्ष को उठाने का काम उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी जैसे थपलियाल जी ने कहा कि वहां पर उद्योग कैसे लगेंगे, जो जिप्सम है, जिप्सम के पहाड़ होते हैं जिप्सम के, और वो पहाड़ जिप्सम ऐसा वो है तत्व जिसे कहा जाए कि जिससे कि कई तरह के पाउडर, कई तरह की फैक्ट्री, कई तरह के केमिकल बनते हैं, वो सिर्फ पहाड़ों में है। अगर ये कहा जाए कि पहाड़ों पे कुछ नहीं है, वहां पर रॉ मटेरियल नहीं है, ये कहना गलत होगा। और भी तरह के पहाड़ हैं, खाली जिप्सम ही नहीं, कई तरह के केमिकल, कई तरह के पत्थर, कई तरह के वहां पर ये करे तो सब सही, इसका काम थोड़ी कर रही है सरकार। पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये बोला, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार क्या कर रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह की योजनाएं सरकार को लानी चाहिए जो बॉर्डर एरिया पे, पहाड़ लकड़ी रोजगार, मछली है, ये कई है, वही कह रहा हूँ, कई तरह की योजनाएं हैं। मैं आपके विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी बात का दर्द बिल्कुल सही है। और इसको अगर इस तरह की योजनाओं को भी सरकार ध्यान दे कि भाई हम ये देने को तैयार हैं, पहाड़ अलॉट करने को तैयार है, यहाँ पर आप इंडस्ट्री लगाइए, तो रॉ मटेरियल उन्हें वही मिलेगा। लेकिन सरकार की योजना कितनी परिपक्व है, कितनी वो है, वो हमें तब पता चलेगी जब सबमिट होगा कि उसमें किस तरह की योजना है। खाली ऐसा तो नहीं जो थपलियाल साहब का दर्द है कि सिर्फ प्लेन्स में ही लगे, जैसे कि रॉ मटेरियल के हिसाब से। हाँ, जहां तक मेरे को लगता है कि नायर दत्त तिवारी की मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अच्छा, एक छोटे 10 सेकंड कहूंगा। सारी जहाँ भगवानपुर राव, रुद्रपुर राव, ये सब नायर दत्त तिवारी की क्योंकि सोच अच्छी थी, उनकी सोच बहुत परिपक्व थी, इसलिए इस तरह की योजनाएं आई। तो अगर हमारे युवा मुख्यमंत्री इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें लोगों को उनके रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको उस प्रयास की सराहना करनी चाहिए। जनता को तो खासतौर से, विपक्ष का अपना काम है करेगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो वेल विशर है उत्तराखंड के, उन्हें इन योजनाओं के लिए उनके प्रयास की सराहना करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रयास की सराहना होनी चाहिए और कम से कम इंतजार समिट तक करना भी चाहिए कि कितना कुछ प्रदेश के लिए आता है और कितना लाभ ये जो निवेश विदेशों से आ रहा है ये प्रदेश को पहुंचाता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे इस डिबेट में रखने के लिए। तो सीएम की मौजूदगी में लगातार रोड शो हो रहा है और करोड़ों का निवेश प्रदेश में लाने को मुख्यमंत्री आतुर नजर आते हैं। इसके लिए उन्होंने विदेशों का भी दौरा किया है और 10,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश फिलहाल बताया जा रहा है कि एमओयू साइन हो गए हैं। लेकिन अब जब इन्वेस्टर समिट होगा उस दौरान क्या कुछ सच निकलकर सामने आएगा, इसका इंतजार प्रदेश में सरकार, जनता और विपक्षी सभी कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।